कभी ऐसा हुआ है कि किसी परीक्षा में मतलब जी जान से मेहनत की हो और नतीजा उम्मीद के बिल्कुल ही उलट आया हो? या कोई नया काम शुरू किया हो और पहली कोशिश में मुंह की खानी पड़ी हो? वो जो दिल बैठने वाली फीलिंग होती है ना। बिल्कुल, मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी उससे गुजरे हैं। और यही आज हमारी गहन चर्चा का मुद्दा है। हम सफलता और असफलता के रिश्ते को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि कामयाबी एक सीधी चमचमाती सड़क है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो कहानियां हैं, कुछ रिसर्च है और कुछ मनोवैज्ञानिक लेख हैं, वो बताते हैं कि रास्ता असल में ठोकरों और यू टर्न से भरा हुआ है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि इन ठोकरों को सीढ़ी में कैसे बदला जाए। चलिए, तो शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। ये कहानी विश्वास की ताकत के बारे में है। किसकी कहानी? महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की। हम सब जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, पर उनके बचपन की ये कहानी ये शायद कम ही लोग जानते होंगे। बताइए। एडिसन बचपन में बहुत ज्यादा सवाल पूछते थे, मतलब इतने सवाल कि उनके टीचर परेशान हो गए। अच्छा। तो एक दिन तंग आकर टीचर ने उन्हें एक चिट्ठी दी और कहा, ये अपनी माँ को दे देना और कल से स्कूल मत आना। और उस चिट्ठी में जो लिखा था वो किसी भी बच्चे का भविष्य तय कर सकता था। बिल्कुल, उसमें साफ साफ लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, हम उसे अब और नहीं पढ़ा सकते। सोचिए, ये शब्द एक बच्चे के मन पर क्या असर डालते होंगे। वही तो छोटा थॉमस घर पहुंचा, माँ को चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी पढ़ी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब एडिसन ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने अपने आंसू पोंछे और एक पूरी तरह से अलग बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस है। ये स्कूल और इसके टीचर उसे पढ़ाने के काबिल नहीं है। इसे अब घर पर ही पढ़ाना होगा। वाह! और बस यही वो एक पल था जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। हाँ, ये सिर्फ एक माँ का अपने बच्चे को दिलासा देना नहीं था। मनोविज्ञान की भाषा में अगर हम देखें तो उन्होंने अनजाने में एडिसन के दिमाग में एक ग्रोथ माइंडसेट का बीज बो दिया। ग्रोथ माइंडसेट, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया में दो तरह के मानसिकता वाले लोग होते हैं। पहले हैं फिक्स्ड माइंडसेट या स्थिर मानसिकता वाले। फिक्स्ड माइंडसेट? हाँ, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी काबिलियत वो सब जन्म से तय होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा। तो जब ये लोग असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं ही नाकाबिल हूं और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। समझ गई। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट या समृद्धि मानसिकता वाले। ये मानते हैं कि मेहनत से, लगन से, सीखने से किसी भी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। तो उनके लिए असफलता का मतलब ये नहीं होता कि मैं नाकाबिल हूं। उनके लिए इसका मतलब होता है कि शायद मेरा तरीका गलत था, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो एडिसन की माँ ने उस चिट्ठी को अलग तरह से पढ़कर उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उनकी क्षमताएं असीमित हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने मंद बुद्धि के उस ठप्पे को जीनियस के विश्वास में बदल दिया। अगर एडिसन उस चिट्ठी की सच्चाई को मान लेते तो वो शायद जिंदगी भर खुद को उसी फिक्स्ड माइंडसेट के पिंजरे में कैद महसूस करते। कमाल है, मतलब वो एक झूठ नहीं था, बल्कि एक अलग सच्चाई बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। और कहते हैं कि सालों बाद जब एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे और उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तब उन्हें वो असली चिट्ठी मिली। अच्छा। हाँ, और उससे पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता उनकी काबिलियत से कहीं ज्यादा उनकी माँ के उस अटूट विश्वास की देन थी। बिल्कुल। और यही चीज हमें एक बड़े सवाल पर लाती है, क्या ये सिर्फ एडिसन की कहानी है या सफलता की राह पर चलने वाले हर महान इंसान की कहानी में असफलता का एक बड़ा अध्याय होता ही है? यही तो दिलचस्प बात है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। अब्राहम लिंकन को ही देखिए। हाँ, लिंकन का उदाहरण तो क्लासिक है। अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक बनने से पहले उनकी जिंदगी असफलताओं की एक लंबी लिस्ट थी। 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकाम रहे, 22 में चुनाव हारे, 24 में फिर से व्यापार में डूबे, 26 की उम्र में अपनी प्रेमिका को खो दिया और 27 में तो उन्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन का भी सामना करना पड़ा। और इसके बावजूद भी वो सालों तक लगातार चुनाव हारते रहे। आज के जमाने में कोई इतनी बार गिरे तो शायद उठने की हिम्मत ही ना करे। और यहीं पर एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, एंजेला डकवर्थ। इसे ग्रिट कहती हैं। ग्रिट? हाँ, ग्रिट। इसका सीधा सा मतलब है
धैर्य और दृढ़ संकल्प। ग्रिट सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये किसी लक्ष्य के लिए एक तरह की दीवानगी रखना और सालों साल ठोकरें खाने के बाद भी उस पर टिके रहना है। तो लिंकन की कहानी प्रतिभा से ज्यादा ग्रिट की कहानी है। बिल्कुल, वो हर बार गिरे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था और उस तक पहुंचने का जुनून, वो हमेशा उस हार से बड़ा रहा। और स्टीव जॉब्स, उनकी कहानी तो और भी अजीब है। हाँ, उन्हें तो अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है किसी के लिए? सही बात है, लेकिन यहाँ मानसिकता का खेल देखिए। सालों बाद जॉब्स ने एक इंटरव्यू में कहा, उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एप्पल से निकाला जाना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। सबसे अच्छी घटना? हाँ, एक आम इंसान के लिए ये एक अंत होता, लेकिन जॉब्स के ग्रोथ माइंडसेट ने इसे एक नई शुरुआत की तरह देखा। उन्होंने उस असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक असफल इंसान हूं, बल्कि ये सोचा कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अभी-अभी असफल हुआ है और अब मेरे पास कुछ नया और ज्यादा रचनात्मक करने की पूरी आजादी है। और इसी आजादी में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई। और फिर एप्पल में एक शानदार वापसी की। ये सब कुछ नजरिए का खेल है। और ये सिर्फ पश्चिमी दुनिया की कहानियां नहीं है, भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। क्विक हील एंटीवायरस बनाने वाले कैलाश काटकर, उनकी कहानी भी बहुत प्रेरक है। उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एक टीवी रिपेयर की छोटी सी दुकान से शुरुआत करके आज वो 200 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। और कल्पना सरोज? हाँ, कल्पना सरोज 12 साल की उम्र में बाल विवाह, घरेलू हिंसा, उन्होंने आत्महत्या तक की कोशिश की थी। आज वो करोड़ों का कारोबार संभालती हैं, पद्मश्री से सम्मानित है। इन लोगों ने अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। सही कहा। आपने जो भी उदाहरण दिए उनमें एक समानता है। इन सभी के लिए असफलता एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा थी। वाह, क्या बात कही है। डेल कार्नेगी ने कहा था, निराशा और असफलता सफलता की 2 सबसे पक्की सीढ़ियां हैं। इन सब लोगों ने उन सीढ़ियों का इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए किया, नीचे गिरने के लिए नहीं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। ये कहानियां सुनने में बहुत प्रेरणा देती हैं, नो डाउट, लेकिन जब एक आम इंसान, मान लीजिए, अपनी नौकरी खोता है या किसी रिश्ते में नाकाम होता है, तो उस वक्त ये सोचना कि ये सीखने का एक अवसर है, ये बहुत मुश्किल लगता है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर क्या ये असल जिंदगी में व्यावहारिक है? आपका सवाल बहुत बहुत जरूरी है और इसका जवाब है हाँ, ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे? यहीं पर हमें इन कहानियों से निकलकर एक व्यावहारिक तरीके, एक फ्रेमवर्क पर आना होगा। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी काम किया है कि असफलता के सदमे से उभरकर उसे ताकत में कैसे बदला जाए। अच्छा, इसके लिए एक 5 चरणीय प्रक्रिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। ओके है, तो वो 5 कदम क्या हैं? पहला कदम है शांत रहकर सामना करें। जब भी कोई असफलता मिले तो पहली प्रतिक्रिया होती है घबराहट, गुस्सा या शर्म। ये स्वाभाविक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस भावना में बहने की बजाय बस एक पल रुककर उसे स्वीकार करें। उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखें जो आपकी गलतियां बताने आया है। ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। अक्सर तो हम किसी से इस बारे में बात करने में भी शर्म महसूस करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए दूसरा कदम सबसे ज्यादा हिम्मत का काम है। और वो है कारणों का विश्लेषण करें। विश्लेषण? हाँ, असफलता के बाद किस्मत को, हालात को या दूसरों को दोष देना सबसे आसान रास्ता है ना? लेकिन असली विकास तब होता है जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से खुद से पूछता है, मेरी हार के पीछे असली वजह क्या थी? क्या मेरी तैयारी में कमी थी? क्या मेरी रणनीति गलत थी? बिना बहाने बनाए सच्चाई का सामना करना। मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल कदम है। अपनी गलती मानना बहुत हिम्मत का काम है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये कदम उठा लिया तो तीसरा कदम अपने आप आसान हो जाता है, जो है सुधार की योजना बनाएं। एक प्लान बनाएं? हाँ, जब आपको पता चल गया कि गलती कहाँ हुई, तो अब उसे सुधारने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि शायद कागज पर लिखना कि अगली बार मैं ये 3 चीजें अलग तरीके से करूंगा। ये आपके दिमाग को एक दिशा देता है। मतलब सिर्फ पछताने की बजाय आगे की तैयारी में जुट जाना। ठीक समझे। और यहीं से चौथा कदम शुरू होता है, योजना पर काम करें। अब उस प्लान को हकीकत में बदलें। एक्शन। एक एक करके अपनी कमियों को दूर करें। अगर तैयारी में कमी थी तो ज्यादा पढ़ें। अगर रणनीति गलत थी तो नई रणनीति पर काम करें। ये वो चरण है जहां आप सच में अपनी गलतियों से सीखते हैं।
और आखिरी कदम? पांचवा और आखिरी कदम है फिर से आगे बढ़ें। जो कुछ भी सीखा है उसे साथ लेकर बिना पुरानी गलतियां दोहराए एक बार फिर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। ये पूरी प्रक्रिया असफलता को आपकी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक जरूरी मोड़ बना देती है। जेके राउलिंग ने कहा था कि असफलता ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो जरूरी नहीं था और उन्हें उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आजाद कर दिया जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लिखना। हाँ, लिखना। वाह। तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं तो हम ये कह सकते हैं कि असफलता कोई दुर्घटना नहीं है, वो सफलता की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। हमने एडिसन की कहानी में देखा कि कैसे एक माँ का विश्वास एक बच्चे की मानसिकता पूरी तरह बदल सकता है। हमने लिंकन और जॉब्स जैसे लोगों के जीवन में देखा कि कैसे बड़ी बड़ी ठोकरें उन्हें और मजबूत बनाती गईं। सही। और हमने इसके पीछे के मनोविज्ञान को भी समझा कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट और ग्रिट यानी दृढ़ संकल्प हमें गिरने के बाद उठकर फिर से दौड़ने की ताकत देते हैं। और अंत में हमने उस 5 चरणीय फ्रेमवर्क को भी जाना जो किसी को भी अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी में बदलने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक आखिरी विचार जोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने इस बारे में बात की कि दूसरों का विश्वास जैसे एडिसन की माँ का था और खुद की दृढ़ता हमें कैसे आगे बढ़ाती है। लेकिन एक चीज है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो क्या है? वो है कि ठोकर लगने के बाद हम खुद से कैसे बात करते हैं। मतलब? हमारा इनर डायलॉग। हाँ, वही। मतलब अगर असफलता एक शिक्षक है तो हमारे मन की आवाज क्या है? क्या वो एक कठोर आलोचक है जो कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम हमेशा हारते हो? या वो एक दयालु मार्गदर्शक है जो कहता है कोई बात नहीं, यह मुश्किल था, चलो देखते हैं कि हमने इसे क्या सीखा। मनोविज्ञान में इसे आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन कहते हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। हाँ, तो मैं श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है अगर असफलता की पहली प्रतिक्रिया आत्म आलोचना के बजाय आत्मकरुणा हो। अगर हम खुद को कोसने की जगह खुद को वैसे ही समझे और सहारा दें जैसे हम अपने किसी प्यारे दोस्त को देते, तो शायद अगली कोशिश के लिए दोबारा खड़े होने का सफर वो थोड़ा कम दर्दनाक और थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए।